अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड के साथ मैं हूं अलीना फारूक शेख। आज प्रोग्राम में हमने बात करनी है आपसे कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लंदन से बैठ के। कुछ उन्होंने बातें की हैं लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक भी, दीगर चीज़ों से मुतल्लिक भी, इमरान खान से मुतल्लिक कुछ तजावीज़ भी दी हैं। उसको हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में। लेकिन सबसे पहले इमरान खान के एक बयान के बड़े चर्चे हैं, उसके बारे में बात करते हैं और अपने तजियाकारों की उसके ऊपर राय जानते हैं। गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि लॉन्ग मार्च पे हैं और डे 5 है आज लॉन्ग मार्च का, जब उनसे कल सवाल हुआ और एंकर इमरान रियाज ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने एक दिलचस्प जवाब दिया। इमरान खान से सवाल हुआ कि बातें हो रही हैं कि माशाल्लाह लगा देंगे। इमरान खान ने कहा लगा दें माशाल्लाह, मुझे क्या डरा रहे हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इस बयान को बड़ी तनकीद भी की जा रही है, इसकी मजम्मत भी की जा रही है और कुछ लोग हैं जो इसके ऊपर कुछ वजाहत भी पेश कर रहे हैं कि इमरान खान का मतलब वो नहीं जो जिस कॉन्टेक्स्ट में बयान दिया जा रहा है। जो मजम्मत कर रहे हैं वो ख़ासकर हैं PDM की हुकूमती जमातें, PDM में शामिल जो रहनुमा हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि ना सिर्फ ये बयान काबिल मजम्मत है बल्कि इमरान खान के मकासद को ज़ाहिर करता है कि वो मुल्क में किस तरह की सूरत हाल चाहते हैं और आइन शिकनी पर वो उकसा रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यही कहा कि इमरान खान के मकासद ज़ाहिर हो गए हैं और वो मुल्क को डीरेल करना चाहते हैं। तजियाकारों से यही जानेंगे हम कि क्या राना सनाउल्लाह साहब ये जो इमरान खान का बयान है इसके ऊपर ये कह रहे हैं और फिर लॉन्ग मार्च के तनाजुर में भी क्या वो दुरुस्त बात है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं तजियाकारों के पास। और पैनल पर आज हमारे साथ मौजूद हैं सलीम साफ़ी साहब, रीमा उमर साहिबा, सोहेल वड़ायत साहब और मज़हर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलीम साफ़ी साहब, ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है आप इसकी तशरीह और इसका तजिया कैसे करते हैं? खान साहब कहते हैं लगा दें माशाल्लाह, मुझे क्या डराते हैं, लगाने तो लगा दें। मैं सियासत का अदना सा तालिब इल्म हूँ और सोहेल वड़ायत साहब और मज़हर साहब और रीमा साहिबा इस जैसे लोगों से भी सीखता हूँ, लेकिन मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूँ शायद सियासत के हवाले से, लेकिन इमरान खान के बयानात की तशरीह नहीं कर सकता। अच्छा, और ना उनके बारे में कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। सर प्रिडिक्ट नहीं करना, लेकिन इस बयान को आप किस तरह से समझें और इसके ऊपर आपका तज्जिया क्या है ये तो एटलीस्ट कर सकते हैं। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि वो उनके बयानात की तशरीह मेरे बस की का काम नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो अगले दिन खुद अपने बयानात की दूसरी तीसरी तरह की तशरीह करते हैं। अच्छा। मसलन मैं अब आपको ताज़ा तरीन मिसाल देता हूँ। अब रीमा जो है वो लॉयर भी है। अब उस रोज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने अब पहले जब उन्होंने ये कह दिया कि जी मुझे तो आप की वो बात नहीं पहुंची थी, हालांकि उनकी ऑडियो उस पर रिकॉर्ड है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। दूसरी बात उसने कहा कि मेरे जो पार्टी के लोगों ने या मेरे वकला ने जो आपको यकीन दहानी कराई थी उसका मुझे इल्म नहीं था। अब आप रीमा से पूछ ले कि अगर मैंने किसी को वकालतनामा दिया है, और ये सिर्फ वकील भी नहीं होते हैं, मसलन बाबर अवान और ये लोग ही उनके पार्टी के रहनुमा भी है, उनके सेकेंड टियर के लोग भी हैं, और आज वो अपने उसकी ये तशरीह कर रहे हैं कि जी मैं तो उसमें मेरा कंसेंट शामिल नहीं था और मुझे इल्म नहीं था, तो मैं उसकी कैसे वो तशरीह कर सकता हूँ उनके बयानात की। या बंदा प्राइम मिनिस्टर हो और वो कहता हो कि मुझे तो घर वाली बताती है कि जी तुम प्राइम मिनिस्टर हो। अच्छा, तो अब इसकी मैं क्या तशरीह करूं? सर आप तशरीह नहीं करते, लेकिन आज पूरा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती रही, बयानात आते रहे। मरियम औरंगज़ेब ने इसके ऊपर कमेंट किया, शाजिया मरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शरी रहमान साहिबा ने की, हाफिज़ हमदुल्ला साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि अदालत नोटिस क्यों नहीं ले रही। तो फिर रीमा, अगर साफ़ी साहब के बयान को या उनके मौक़िफ़ को मद्देनज़र रखा जाए तो फिर क्या ये समझे कि PDM वाले फजूल का वावेला करें स्टेटमेंट के ऊपर? खान साहब की स्टेटमेंट को इतना संजीदा नहीं लेना चाहिए, या आप इसको सीरियसली देखती हैं? जी शुक्रिया अलीना। PDM इसको किस तरह इंटरप्रेट कर रही है, उनके अपने सियासी मकासद हैं, अपना उनका नैरेटिव है। मेरे लिए ये प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट इसलिए थी क्योंकि ये दिखाती है कि इमरान खान साहब शायद वाकिफ़ नहीं है कि मार्शल लॉ का मतलब क्या होता है। मार्शल लॉ अगर इस मुल्क में होता तो इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च ना कर रहे होते, वो इस वक्त हाउस अरेस्ट में होते, एग्जाइल में होते या जेल में होते।
अगर मार्शल लॉ इस वक्त इस मुल्क में होता तो मीडिया 24/7 उनकी कवरेज ना कर रहा होता, हम हर वक्त इमरान खान के बयानिए को सेलिब्रेट ना कर रहे होते और हम उन पे बात ना कर रहे होते, मीडिया पे इस तरह की कदगन होती। और अगर मार्शल लॉ इस मुल्क में होता तो फौजी अदालतें खुफिया ट्रायल्स करके इमरान खान साहब और उनके बाकी जो लीडर्स हैं पार्टी के, उनको सजाएं सुना चुकी होती, इस तरह उन्हें अदालतें बेल ना दे रही होती। तो इमरान खान साहब को मार्शल लॉ की जो शिद्दत है उसको थोड़ा सा रिकग्नाइज करना चाहिए। ये बहुत इनसेंसिटिव और मेरा ख्याल है गैर संजीदा और बहुत ही पॉलिटिकली बहुत नाइव और खौफनाक बात है कि आप हर चीज को मार्शल लॉ बना देते हैं। इस मुल्क में पीटीआई की हुकूमत है, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद कश्मीर में। तो ये किस तरह का मार्शल लॉ है जो कहाँ लगा हुआ है, हमें भी बताएं कि उनकी वहां पे हुकूमतें जो हैं वो वही हैं, लेकिन फिर भी मार्शल लॉ जैसा समा है। अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ के करीब हम आए तब आए जब इमरान खान साहब, जब उनके पास वो पावर्स नहीं थी, उन्होंने सदर को कहा वो असेंबली, नेशनल असेंबली डिसॉल्व करें और नए इलेक्शंस हो। ये करीब तरीन अगर हम आए हैं तब आए हैं क्योंकि मार्शल लॉ का ये मतलब है कि जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस वोट लेके आते हैं, आप फोर्स के जरिए, जबर के जरिए, बंदूकों के जरिए उन्हें घर बेचते हैं और आप हुक्मरानी करते हैं। तो ये ना कहें, ये झूठ है, ये हाइपरबोल है, ये इनसेंसिटिविटी है। ठीक। अगर इमरान खान साहब को हम कॉल आउट ऐसी चीजों पे नहीं करेंगे रीना, तो वो यही करते चले जाएंगे। 25 मई की जो सूरत हाल थी, उन्होंने उसको कश्मीर और फलस्तीन बना दिया था। आजम स्वाति के साथ तशद्दुद हो रहा है, उसकी मैं मजम्मत करती हूँ। मैं कहती हूँ कि उस पर इंक्वायरी होनी चाहिए, उनके बयानात को संजीदगी से लेना चाहिए। लेकिन क्या इस मुल्क में वो वाहिद किस्सा है, वो वाहिद केस है टॉर्चर का? इमरान खान साहब तो यही कहते हैं। क्या पंजाब में इस वक्त जेलों में टॉर्चर नहीं हो रहा? अडयाला जेल के किस्से मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, किस तरह लोग जो हैं उनकी हड्डियां टूटी होती हैं, उनका पूरा बुरा हाल होता है, उनको इंसाफ नहीं मिला इस मुल्क में तशद्दुद के लिए। तशद्दुद तो अभी कानून पास हुआ है, जुर्म बना है इस मुल्क में। तो आप कह रहे हैं सिर्फ आजम स्वाति का बदतरीन टॉर्चर का केस है और अब बाकी सबको गैर संजीदा ले रहे हैं। बाकी सबको भी उसी पैरा में देखना होगा। ठीक है, नहीं देने चाहिए। इस मुल्क में मार्शल लॉ नहीं है। इमरान खान साहब अगर चाहते हैं मार्शल लॉ लगे, कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बाकी जो इस मुल्क के 22 करोड़ लोग हैं उन्हें फर्क पड़ता है, जो समझते हैं मार्शल लॉ कितनी एक खौफनाक सिचुएशन लेके आता है, उनको फर्क पड़ता है। सिर्फ इमरान खान के बारे में। लेकिन खान साहब बार बार कहते हैं मेरी 22 साल जिद्दोजहद है। मजहर अब्बास साहब, ऐसा हो सकता है कि खान साहब को संगीन ही ना पता हो कि मार्शल लॉ की क्या होती है, और वो न सिर्फ ये कहते हैं कि मार्शल लॉ, बल्कि वो कहते हैं मार्शल लॉ से बदतर दौर है अब? ये सवाल मैंने मुख्तलिफ अंदाज में किया था कराची में उनसे, और मैंने उनसे पूछा था कि अगर कोई गैर आइनी इक़दाम होगा तो आप उसकी हिमायत करेंगे कि मुखालफत करेंगे? उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैंने रिपीट किया उस सवाल को, उन्होंने फिर भी जवाब नहीं दिया। कल जब ये बात हुई उनसे, इमरान रियाज ने ये बात की, अव्वल तो सवाल बड़ा अजीब सा था कि ये कहा जा रहा है, कौन कह रहा है, कहाँ ये बात हो रही है। लेकिन उसका जवाब जो था वो होना तो ये चाहिए था कि अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा तो मैं उसके ख़िलाफ़ भी लड़ाई लड़ूंगा। जवाब तो ये होना चाहिए था। देखिए, इमरान खान ने 12 अक्टूबर के मार्शल लॉ की हिमायत की थी, और ना सिर्फ हिमायत की थी बल्कि वो 2002 तक मुशर्रफ साहब के साथ थे। उन्होंने मुशर्रफ साहब के रेफरेंडम में उनको वोट दिया था। उनको नहीं पता 12 अक्टूबर को क्या हुआ था। अगर वो पता होता, आज उनसे अगर ये पूछा जाए कि 12 अक्टूबर को चंद अफसरान ने जाके इस मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म को, जिसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी, कान पकड़ के वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया, उनको जहाज़ में बैठाया गया, हथकड़ी लगाई गई और उनसे कहा गया कि जाके पिछली नशिस्त पे बैठो। ये ह्यूमिलिएशन अगर इस मुल्क में इमरान खान साहब के साथ हो, अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगे और यही सिचुएशन इमरान खान साहब के साथ हो, तो मैं सबसे पहला शख्स हूँगा जो इसकी मजम्मत करूँगा। उनको कहना तो ये चाहिए था कि फ़ौज को सियासत से दूर रहना चाहिए,
उन्हें इस चीज़ को भी, उनकी बात किसी हद तक दुरुस्त थी जब उन्होंने कहा कि DGISI को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए थी। क्या वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी? ये बात ठीक है, लेकिन आपको स्टैंड लेना चाहिए कि अगर कल कोई गैर आईनी इक़दाम होगा तो आप उसकी मुखालफत करेंगे, उसकी मजम्मत करेंगे। तो फिर क्या आप सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को देखते हुए, जैसे अभी रीमा ने 25 मई की मिसाल भी दी और फिर हमने कुछ ऑडियोज भी सुनी अभी अली अमीन गंडापुर की, और फिर दीगर चीज़ें, फैसल वावदा के बयान को ले लीजिए, क्या आपको लगता है फिर कि बैक ऑफ द माइंड कुछ इस तरह की बातें चल रही हैं और ये कहीं ना कहीं इंटेंट हो सकती है? अलीना देखिए, आजम सवाती के साथ जो हुआ काबिल मजम्मत, शहबाज गिल के साथ जो हुआ काबिल मजम्मत, किसी और के साथ हुआ वो काबिल मजम्मत। इमरान खान को नहीं पता मुशर्रफ के पीरियड में क्या हुआ था। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को किस तरीके से उठा के उनके घर के बाहर उठा के एयरपोर्ट ले जाया गया और वहां से उनको अफगानिस्तान भिजवा दिया गया और वहां से अमेरिका भिजवा दिया गया। और ऐसे कोई 400-500 लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये सलूक हुआ, उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि जो मुशर्रफ के पीरियड में टॉर्चर्ड हुए, उनको नहीं अंदाजा इस चीज का। आपको लग रहा है इसलिए कि वो उनके साथ खड़े थे, नादानिस्ता तौर पर वो इस तरफ जा सकता है। यकीन नहीं, देखिए उन्हें अंदाजा नहीं हो रहा कि मार्शल लॉ की शिद्दत क्या होती है। उन्होंने जनरल ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ देखा ही नहीं। मुशर्रफ के मार्शल लॉ के साथ खड़े थे वो तो इसलिए अलग हुए कि 2002 के इलेक्शन में मुशर्रफ साहब ने उनके बजाय चौधरीज के सर पे हाथ रख दिया था, और जिन चौधरीज को निकल के उन्होंने कहा कि ये तो चोरों और डाकुओं के साथ जो है मुशर्रफ ने हाथ मिला लिया, आज बदकिस्मती से उनके साथ इमरान खान खड़े हुए, वो इमरान खान के साथ सुहेल वराइद साहब, क्या हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कि शायद जाने अनजाने में उनको अंदाज़ा ही नहीं है मार्शल लॉ की शिद्दत का, या जो उन्होंने बयान दिया है जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लिया जा रहा है उसकी शिद्दत का, या फिर आपको लगता है जिस तरफ हुकूमत इशारा कर रही है कि इसके पीछे कोई सोचा समझा एक प्लान हो सकता है, वो सच है? मेरा ये ख्याल है कि रीमा साहब और मजहर साहब ने बिल्कुल सही कहा। रेड लाइन है मार्शल लॉ जो है या सिविल हुकूमत को ख़त्म करना, ये तो बिल्कुल बहुत ज़्यादती है। खान साहब को इसको बारे में बड़ा क्लियर होना चाहिए। और ये जो एम्बिग्विटी है जो पुराने ज़माने में किसी ज़माने में हमारे राइटिस्ट में पाई जाती थी, ये एम्बिग्विटी खान साहब के अंदर भी मौजूद है कि जो है मार्शल लॉ या जमहूरियत में कोई इतना फ़र्क नहीं है। मेरा ख्याल है उन्हें ये क्लैरिटी जो है वो आनी चाहिए उनकी कि कितना फ़र्क है, इसके अंदर कितना फ़र्क पड़ जाता है। और जो मार्शल लॉ तो बिल्कुल लो होनी चाहिए, रेड लाइन है सियासतदानों के लिए भी और जमहूरियत परस्तों के लिए भी, आइन परस्तों के भी। आइन उसमें सर हम यहाँ बैठ के कर रहे हैं तो खान साहब जो अमली सियासत में, उनको नहीं पता होगा ये कि बिल्कुल रेड लाइन होनी चाहिए? उन्होंने क्यों, वो कैसे कह सकते हैं? आई कांट बिलीव इट। आप क्या समझते हैं? मेरा ख्याल है कि उन्होंने फ्रस्ट्रेटेड होके कहा है, तो लेकिन बहरहाल इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस फ्रस्ट्रेशन की, और ना कोई मार्शल लॉ की किसी भी तरह सपोर्ट करना या ये कहना कि मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी कौम को फर्क पड़ता है, पूरे मुल्क को फर्क पड़ता है, पूरे आलम इस्लाम में, पूरे अक़वाम आलम में फर्क पड़ता है। उसी दिन यूरोपियन यूनियन पाकिस्तान की बहुत सारी जो मराहत है उसको सस्पेंड कर देगी। उसी दिन अक़वाम आलम में हम और चार्ट में चले जाएंगे। तो ये बहुत खतरनाक चीज़ है। मेरा ख्याल है कि मार्शल लॉ से तो अब हमें सबको, चाहे फौज हो, चाहे सिविलियन अदारे हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सियासतदान हो, सबको तौबा करनी चाहिए और आइंदा इस तरफ नहीं जाना चाहिए। सर फ्रस्ट्रेशन को ज़रा जल्दी से, फिर मुझे ब्रेक भी लेनी है, ज़रा एक्सप्लेन कर दीजिएगा क्या मतलब है आपका जब आप कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड हो के उन्होंने ये कहा है? किस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन सर? देखिए फ्रस्ट्रेशन उनकी एक तो ये है कि इस सिस्टम से वो टकरे मार रहे हैं लेकिन उनको इलेक्शन की डेट नहीं मिल रही, उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। मेरा ख्याल है कि उनके साथ संजीदा मुज़ाकरात होने चाहिए। हुकूमत को भी इस सिलसिले में हुकूमत भी मेरा ख्याल है कि सख्ती कर रही है कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रही, उसको भी सब मुज़ाकरात करने चाहिए। अगले साल इलेक्शन होने हैं, 2-4 बड़ा अहम आपका पॉइंट है क्योंकि लंदन से आया पैगाम, कोई फेस सेविंग, कोई मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। एक ब्रेक मुझे छोटी सी, मुज़ाकरात होने चाहिए जी, मुज़ाकरात होने चाहिए, ये गलत सर मैं आके जरा ब्रेक के बाद आके इसके ऊपर बात करती हूँ। इससे पहले सलीम साफी साहब जाते जाते ब्रेक पे आप कमेंट देते। मेरे तीनों एनालिस्ट इस वक्त ये कह रहे हैं कि शायद इदराक नहीं है खान साहब को इस बात का जो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है, जाने अनजाने में उन्होंने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी है। आप समझते हैं कि भूल में खान साहब से हो गया, उनको इदराक नहीं था, या फिर खान साहब सीरियस हैं जैसे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं?
एक तो अलीना, आपने जो है ना बेनिफिट ऑफ डाउट्स का एक पता नहीं कितना अंबार अपने पास रखा हुआ है, और वो सब के सब आप खान साहब को दे रही हैं। कुछ उसमें से बेनिफिट ऑफ डाउट्स जो है ना वो थोड़ा सा किसी और के लिए भी रख सर, सहाफी तो ऐसे ही करते हैं ना, सवाल करते हैं, उसके बाद जब उसकी तशफ़ी होती है तो उसके बाद कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर कोई शख्स जो है इस तरह की बातें, मतलब माशाल्लाह कोई मजाक नहीं है जो इन्होंने एक्सप्लेन किया, और अभी ये जो किस्सा बयान करते हुए मजहर साहब ने उसमें एक दो उसके छोड़ दिए। एक तो ये है कि उससे पहले जब मार्शल लॉ आती हैं तो भुट्टो जैसे लीडर फांसी चढ़ा दिए जाते हैं, और मेरे ख्याल में अभी जितनी लॉट हमारे सामने है उसमें कोई भुट्टो तक नहीं पहुंच सकता। फिर जब मार्शल लॉ आती हैं तो जरा उस दौर के लोगों से पूछा जाए कि कोड़े किस तरह लगते हैं। सर, तो फिर आप समझते हैं कि ये खान साहब को इदराक है अच्छी तरह से कि इसके रेप्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं, और वो चाहते हैं इस तरफ जाना कि ना खेडेंगे ना खेड़न देंगे। इंसानी फितरत ये है कि जब तक उसने खुद भुगता ना हो तो तब तक उसको उस चीज का उस शिद्दत के साथ एहसास नहीं होता। अच्छा। तो खान साहब ने फौज की सिर्फ लाड देखी है, उन्होंने मार नहीं देखी है। अब जब ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ था तो उस वक्त तो वो खिलाड़ी थे, वो उनके हीरो थे। ज़ियाउल हक साहब कौम को क्रिकेट पे भी लगाना चाह रहे थे, क्योंकि मार्शल लॉ की एक ये भी होती है कि कौम को दूसरी तरफ लगाया जाए। तो उस वक्त तो उनको सिर्फ लाड प्यार मिल रहा था। और फिर जब मुशर्रफ साहब का मार्शल लॉ आया तो उन्होंने वेलकम किया। लेकिन जरा नवाज शरीफ से पूछिए, ये मदर साहब ने एक और बुला दिया कि जब नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगा के जहाज में जब कराची ले जाया जा रहा तो सिर्फ हथकड़ियां नहीं लगाई थी, मुझे खुद मियां साहब ने ये किस्सा सुनाया था, क्योंकि उन हथकड़ियों को फिर जहाज की सीट से बांध दिया गया। और मरी में उनको काफी अरसे तक पता नहीं था कि मैं मरी में हूँ या कहाँ पे हूँ, और उनको ये पता नहीं था कि दूसरे कमरे में हुसैन नवाज है। एक दिन उसने तिलावत की आवाज सुनी तो उनको पता चला कि भाई उधर दूसरे कमरे में मेरे साथ मेरा बैठा हुआ है। तो मार्शल लॉ में तो ये चीजें तो जब होता है तो फिर लग पता जाता है, इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। और ऐसा कोई ये बात नहीं है कि ऐसी पासिंग रिमार्क्स में आप इसको डिसमिस कर दें या कह दें हाँ जी फिर लगा दें। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, उसके बाद वापस आते हैं अपने दूसरे सवाल के साथ। मरीम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, उसको भी डिस्कस करने, तजियाकारों की राय जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले मुस्लिम लीग नून की नायब सदर जो कि लंदन में इस वक्त क़याम पजीर है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की लंदन से, और इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर भी तनकीद की। उन्होंने कहा ये पार्ट टाइम लॉन्ग मार्च है, दोपहर का खाना खा के शुरू होती है और शाम को 2-3 घंटे में ख़त्म हो जाती है। आने दें इनको इस्लामाबाद, ये 126 क्या 124 क्या 224 दिन बैठे रहने दें, खुद ही हवा निकल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ उन्होंने बहुत सी और बातें की, वहाँ एक उन्होंने अहम बात की, और इमरान खान के 2 दिन पहले जो जलसे में दिए गए बयान है उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की और उससे ज़रा कंक्लूजन अखज़ किया है। अपने तजियाकारों की उसके ऊपर राय जानेंगे। इमरान खान ने 2 दिन पहले अपने जलसे में बात करते हुए ये कहा कि उनको इस्टेब्लिशमेंट ने करप्शन केसेस से मुतल्लिक बताया, और करप्शन केसेस जो थे वो इस्टेब्लिशमेंट ने बनाए नवाज और जरदारी के ऊपर। क्या कहा इमरान खान ने एग्जैक्टली, वो सुनिए ज़रा। मेरी इस्टेब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि कितने करप्ट थे, आपकी जेआईटी ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि जरदारी कितना चोर है। तो उन्होंने जरदारी और नवाज शरीफ के ऊपर जो सारे केसेस हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उसका मलबा डाल दिया है कि आपने बताया, यानी इस्टेब्लिशमेंट ने बताया उनके कितने करप्ट हैं, करप्शन केसेस हैं, और फिर आपकी जेआईटी ने ये सारे मामले के ऊपर उनको सज़ा दिलवाई। अब मरीम नवाज़ इसके ऊपर ये सवाल उठाती हैं, वो कहती हैं कि अरशद मलिक और शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने जो इंकशाफ किए वो तो अहम, लेकिन उससे ज़्यादा अहम ये इमरान खान का आज इंकशाफ है, क्योंकि ये क्लीन चिट देता है नवाज शरीफ और जरदारी को। यही सवाल रखा है अपने तजियाकारों के सामने हमने कि मरीम नवाज जो कह रही हैं, क्या वाकई में इमरान खान का इंकशाफ बेगुनाही साबित करता है नवाज शरीफ और जरदारी की। रीमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, और पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो हम इसका डिस्कस करेंगे ही, लेकिन कानूनी तौर पर भी ये बताइएगा, क्योंकि मरीम नवाज ये भी हवाला देती हैं कि जो बरियत का फैसला था मरीम नवाज का, उसमें ये भी साबित होता है
कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो केस बनाया गया वो अदम सबूत पर था? जी अलीना, मेरा ख्याल है अभी तक हम उस मरहले पे पहुंचे ही नहीं कि हम ये हकीकत जान सके कि कौन गुनहगार है और कौन नहीं जब करप्शन का मामला आता है। जो इमरान खान साहब और मरियम नवाज साहिबा की बातें, उनकी गुफ्तगू जो बताती है हमें, वो ये है कि करप्शन की एलिगेशंस ज़रूर इस्तेमाल होती हैं पॉलिटिकल मकासद के लिए, सियासी इंजीनियरिंग के लिए। तो यहाँ तक तो मेरा ख्याल है क्लियर है। अब इस मुल्क में शायद ही है कोई जो इसको ना माने। आपके पास सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आपके पास हर स्टेक होल्डर के बयानात हैं, और बिल्कुल दुरुस्त बात है एवनफील्ड का जो फैसला है उसमें नवाज शरीफ के साहब के मुताबिक भी लगता है कोई ख़ास सबूत नहीं है, लेकिन उनकी अल अजीज़िया केस में भी कन्विक्शन हो चुकी है, तो उनका मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मरियम नवाज शरीफ जो कह रही थी उससे मुख्तलिफ है। मसला क्या है अलीना? मेरा ख्याल है हमें जो प्लेयर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। किसने हमें ये सिखाया, ये पूरा एक तरह से हमारी नेशनल साइकी का हिस्सा बनाया कि इस मुल्क का वाहिद मसला करप्शन है और सिर्फ सियासतदानों की करप्शन है। अगर सियासतदान ना होते इस मुल्क में तो हम सिंगापुर बन चुके होते, हम स्विट्ज़रलैंड बन चुके होते, और इन सियासतदानों की वजह से ही, उनकी चोरियों की वजह से ही हम वहाँ हैं जहाँ हम अब हैं। हमें स्कूलों में, कॉलेजेस में ये नहीं पढ़ाया जाता कि आधा वक्त तो इस मुल्क में मार्शल लॉ, मिलिट्री डिक्टेटर्स की हुकूमत रही है। ये नहीं बताया जाता कि जो करप्शन है वो कहाँ कहाँ किस तरह होती है, कैसे एक एलीट है जिसमें हर सियासतदान भी और गैर सियासी लोग भी मिले हुए हैं, और उनका क्या रोल है वो हमें नहीं बताया जाता। कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी इस मुल्क में है ही नहीं, हमें आइन की अहमियत का ही नहीं पता, इसीलिए अगर कोई तोड़ने की बात करे हमें उसमें कुछ हमें रियलाइज नहीं होता वो कितनी सीरियस बात है। ये सब किसने किया और किन मकासद के लिए किया? और इमरान खान साहब को एक एंटी पॉलिटिशियन के ऐसा शख्स जो ट्रेडिशनली पॉलिटिशियन की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता, उसको एक मसाया के तौर पे किसने पेश किया? और कई साल हमारी नेशनल साइकी में किसने डाला कि ये एक ट्रेडिशनल पॉलिटिशियन नहीं है, ये करप्ट नहीं है, इसीलिए ये हमारे सेवियर हैं। इस सवाल के जवाब मैं मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तलाश कर रही थी, मुझे तो नहीं मिला। तो अगर हमने जड़ पे जाना है तो हमने उन प्लेयर्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर शायद एक्चुअल करप्शन केसेस में, चाहे वो सियासतदान उसमें इन्वॉल्व हो या गैर सियासी लोग हो, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या यूनिफॉर्म के बगैर हो, उनकी जो बेगुनाही, गिल्ट या उनकी इनोसेंस है, वो एक फेयर ट्रायल में हम साबित कर सकें। मज़हर अब्बास साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि मैं कभी भी पॉलिटिशियंस को आके लड़ाई लड़नी चाहिए। लंदन में 3.5 साल से बैठे हुए हैं, आप वापस आएँ, लड़ाई लड़ें, आप अपनी बात पे स्टैंड करें और अदालतों से लड़ें, सड़कों पे लड़ें, जेल जाना है जेल जाएं, सज़ा होनी है सज़ा भुगतें, लेकिन अपना प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल स्टैंड कमज़ोर हो जाता है अगर जिसको आप अपना उसूली स्टैंड कहते हैं या आप कहते हैं कि आपको गलत सज़ा दी गई, वो उस वक्त कमज़ोर पड़ जाता है जब आप खामोशी से यहाँ से निकल जाते हैं और फिर वापस नहीं आते। और ये 2000 में भी हुआ। 2000 में पूरी पार्टी छोड़ के मियाँ साहब चले गए और पूरे ख़ानदान के साथ मियाँ साहब चले गए। वो ऐसे वक्त में गए जब कुलसूम नवाज साहिबा मरहूमा जो है जद्दोजहद का आगाज़ कर रही थी। और सज़ा किसने भुगती? जावेद हाशमी ने भुगती, उन जैसे और लोगों ने भुगती। एक तो ये पहलू है। दूसरा, मैं रीमा की बात से एग्री करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान में 83 के MRD की मूवमेंट के दौरान मुझे आज भी याद है मौलाना शाह अहमद नूरानी की एक तकरीर, जिसमें उसने कहा था कि इस मुल्क में जब तक इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को सियासत से दूर नहीं करेगी उस वक्त तक पाकिस्तान में बेहतर जमहूरियत नहीं आ सकती। एक और बात अलीना, मैं आपसे अभी ब्रेक में बात कर रहा था कि कराची में जब ऑपरेशन शुरू हुआ 2014 में, उसके बाद एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, और ये मैं आई विटनेस अकाउंट जो मुझे पता चला उनकी बात कर रहा हूँ कि उसमें नवाज शरीफ साहब भी बहैसियत वज़ीर आज़म मौजूद थे, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, उसमें उस वक्त के वज़ीर आला भी मौजूद थे, DGI भी मौजूद थे, DGM भी मौजूद थे, उसमें DG रेंजर्स भी मौजूद थे, और उसमें बहुत तल्ख बातें हुई थी।
उसमें उस वक्त जनरल बिलाल थे और जनरल बिलाल से जनरल राहील शरीफ ने ये कहा था कि आप वो ज़रा अपना लैपटॉप खोलें और उसमें बहुत ज़्यादा जो है चार्जेस थे सिंध गवर्नमेंट के हवाले से भी, पीपल्स पार्टी के हवाले से। अच्छा। और उससे पहले कोर कमांडर जो थे नवीद मुख्तार, उनकी एक तकरीर बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी मेरियट में। उसमें एक रेंजर्स की प्रेस रिलीज भी आ गई थी जिसमें बिलावल हाउस का भी जिक्र आ गया था। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। ओके। तो फिर जब इमरान खान भी ये बात करते हैं, कोई और भी बात करता है, बदकिस्मती क्या है कि पॉलिटिशियंस वर्सेस पॉलिटिशियन हो रहा है। पॉलिटिशियन एक को फसादी कह रहे हैं, दूसरे को चोर डाकू कह रहे हैं, एक किसी को फितना कह रहा है, लेकिन उस मसला ये भी तो है कि वो देखते किसी और की तरफ हैं। ठीक है, रीमा अग्री नहीं करती, मैं रीमा आपका पॉइंट लेती हूँ, लेकिन मसला ये भी है कि वो देखते किसी और की तरफ हैं। अगर अपने अंदर के मसाइल खुद भी सॉल्व कर लें तो शायद इससे कुछ बेहतरी हो, लेकिन जिस तरफ ये मदद के लिए देखते हैं और फिर हम ये भी बातें करते हैं कि एक ने डील ले ली, दूसरा चला गया, दूसरे ने डील ले ली, तीसरा आ गया। अगेन बहुत से सवाल आते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेनी है हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। मरीम नवाज कहती हैं कि नवाज जरदारी करप्ट हैं, ये तो मुझे एस्टैब्लिशमेंट ने बताया। इमरान खान का बयान साबित करता है कि नवाज शरीफ और जरदारी बेगुनाह हैं। इसी के ऊपर अपने तजियाकारों की राय जान रहे हैं। सोहेल वड़ायत साहब, क्या समझते हैं आप? देखिए, ये तो एक बात सच है ना कि इमरान खान साहब या इमरान खान के हामी या जितने भी एस्टैब्लिशमेंट के हामी हैं, उनको एस्टैब्लिशमेंट ये कहती रही कि जरदारी और नवाज शरीफ चोर हैं, और ये चीज़ उन्हें सबक पढ़ाया गया। अब इसी सबक को वो लेके चल पड़े हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि एस्टैब्लिशमेंट के ये सबक जो है वो चेंज होते रहते हैं, ये बदलते रहते हैं। आज इमरान खान चोर है, कल कोई और चोर था। और जैसे रीमा ने पहले कहा कि बेसिकली तो बात यह है कि पॉलिटिकल क्लास को शुरू से टारगेट पे थी कि पॉलिटिकल क्लास को जो है वो क्लीन रहने नहीं देना, उनके ऊपर हर तरह की मड स्लिंगिंग करनी है, उनके खिलाफ हर तरह के केसेस करने हैं। चुनांचे कोई भी पाकिस्तान का वजीर आजम जो है, आज तक जितने भी पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं, उनको वो कोई भी क्लीन बेचारा नहीं गया, या किसी को निकाला है। लेकिन सर क्या अलमिया या क्या फिर सवाल ये भी नहीं बनता कि कोई ना कोई लूप होल्स होते होंगे, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती भी होगी सलीम साफ़ी साहब, जिसके ऊपर फिर वो एज अ ब्लैकमेलिंग टूल कह लें, उनको यूज़ करते हैं, फिर वो फाइलें रखते हैं। अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर ये नौबत ही ना आती। देखिए, पहले तो मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। आज ये बाज़ व्हाट्सएप ग्रुप पे और शायद सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी एक मार्च से मुतालिक इमरान खान के और उसमें आर्मी के किरदार से मुतालिक ऑडियो तकसीम हो रही है, जो कि साबिक DGI और साबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल एहसानुल हक साहब से मंसूब की जा रही है। तो वैसे खुद भी अगर कोई उनसे मिलने जुलने वाला बंदा हो तो वो पहचान सकता है कि ये उनकी आवाज़ नहीं है। और अभी मेरी उनसे बात हुई है तो उन्होंने उससे मुकम्मल लाताल्लुक़ी जाहिर की है। तो एक तो खैर आजकल देखे इनसे हालात का अंदाज़ा लगा ले कि लोग क्या कुछ कर लेते हैं। सर वक्त ज़रा कम रह गया, तो अगर आप बुनियादी सवाल के ऊपर आंसर करना चाहें सर। बुनियादी सवाल आपका देखें, ये जो सुहेल साहब ने बताया कि माजी में ये बदकिस्मती से सिर्फ करप्ट पे भी इक्तफा नहीं किया जाता, बल्कि जो बंदा मखजूब बन जाता है तो फिर माजी में हमने देखा कि वली खान और इस तरह के लोगों को गद्दार भी कहा गया। और फिर हमने इस्टेब्लिशमेंट के सरखीलों की ज़ुबानी जब वॉर ऑन टेरर में NP की कुर्बानियाँ थी तो हमने वो देखी, तो वो उनकी तारीफ करते हुए भी हमने देखा। लेकिन एक बात हमें और भी जहन में रखनी चाहिए कि सियासतदान भी इतने मासूम नहीं है। अब देखें, आज की जो PDM है वो क्या है, वो कल की PTI है। जो कल PTI कर रही थी आज PDM कर रही है, और जो कल इनका रोल था वो PTI ने अपना लिया है। तो कभी एक कंधा पेश कर देता है, कभी दूसरा कंधा सर, ये आपका अहम पॉइंट है। मैं चाहूंगी रीमा इसके ऊपर कुछ कहना चाहती हैं। क्लोजिंग से पहले मैं एक पॉइंट ले लूं, मुख्तसर रखिएगा रीमा। लेकिन साफी साहब, आप किस मतलब पर्सपेक्टिव से ये बात कर रहे हैं? क्या PDM ये मुतालबा कर रही थी कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को फोर्स करें कि वो इलेक्शन कॉल करें? इस तरह का मुतालबा, लॉन्ग मार्च निकालना, इस तरह का झूठ पे मबनी इस तरह के बयानिया बनाना कि वो US कंस्पिरेसी से आए हैं,
ये मतलब आप किसी और तनाजुर में बात कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में तो ये एक मुख्तलिफ जवाब ले लीजिएगा जल्दी से। कंटेक्स्ट में कह रहा हूँ कि देखिए अखलाकी जवाज उनके पास भी नहीं था, इनके पास भी नहीं था। मौलाना फजलुर रहमान, जरदारी, शहबाज शरीफ, इन सब ने मिल के कहा था कि इलेक्शन जाली है और ये असम्बली जाली है। आज वो उस असम्बली के तवील उम्र के लिए वो दुआ कर रहे हैं, तो लीडर बदलने से तो जाली असम्बली असली नहीं हो गई ना। तो इधर ये भी हाई मॉरल ग्राउंड पे नहीं है और इधर इमरान खान साहब भी हाई मॉरल, कोई भी मोरालिटी ठीक है, लेकिन अच्छा दूसरी बात आज सर सावी साहब मेरा ख्याल है आज इस बात को यहाँ पर खत्म कर देते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आज इस बात को यहाँ पर ख़त्म कर देते हैं क्योंकि मेरे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया है। कल फिर इसको यहाँ से शुरू करूँगी और आपका पॉइंट ज़रूर कंप्लीट करूँगी, लेकिन अभी जहाँ तक हमने डिस्कस किया है हमारे जो देखने वाले हैं राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।